गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 11वीं क्लास सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन। इसमें देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मूल माना गया है, यानी मूल राशियां कौन सी हैं और उनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक हैं। साथ ही साथ हम जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज कर रहे हैं और किस सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सिस्टम। सिस्टम से मतलब प्रणाली या पद्धति। तो जो प्रणालियां होती हैं वो मेनली ये तीन हैं। पहली एमकेएस सिस्टम, दूसरी सीजीएस सिस्टम, तीसरी एफपीएस सिस्टम और इसके अलावा चौथी एसआई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब ये क्या होती हैं, इनको कैसे लिया जाता है, उसे समझने के लिए हमें मूल राशियों पे जाना पड़ेगा। तो मूल राशि कौन कौन सी है और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको आप मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि आपकी 7 है। पहला लंबाई। अब लंबाई में आप दूरी कह रहे हो, उसको ऊंचाई कह रहे हो, चौड़ाई कह रहे हो, वो सब उसी में आ जाता है। तो आप दूरी भी कह सकते हो, लंबाई कह सकते हो। दूरी और दूरी का जो मात्रक आप लेते हैं मूल मात्रक वो होता है आपका मीटर और डिनोट करने के लिए आप उसको एम से लिख देते हैं। दूसरा द्रव्यमान, मास, इसका जो मात्रक है किलोग्राम, केजी से डिनोट कर देते हैं। तीसरा समय, समय का जो मात्रक यूज करते हैं सेकंड, एस से डिनोट कर देते हैं। चौथा विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट और इसके मात्रक के रूप में एम्पियर और डिनोटेड बाय ए। पांचवा ताप, टेम्परेचर, यूनिट केल्विन, डिनोटेड बाय की। छठवां ज्योति तीव्रता, कैंडिला, डिनोटेड बाय सी। और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल, डिनोटेड बाय मोल। तो इस तरह से ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। मूल राशियों का मतलब होता है ये अपने आप में फ्री हैं, इन्हें किसी दूसरे की हेल्प से नहीं बनाया गया और इनके ये मात्रक हैं, इनको आप मूल मात्रक कहेंगे। ये भी किसी की हेल्प से नहीं बनाए गए हैं। तो मूल राशियों की परिभाषा देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम इन सभी की 7 की एक एक करके डेफिनेशन समझेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं प्रणाली की, सिस्टम की। तो एमकेएस प्रणाली, एमकेएस सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए ये जो पहले वाली जो 3 मूल राशि हैं इन पे आप फोकस करें। यानी हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें दूरी के मात्रक को मीटर, यानी एमकेएस को और अगर नाम लिया जाए तो एमकेएस को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी एमकेएस पद्धति कौन सी पद्धति है, कौन सी प्रणाली है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दूरी के मात्रक को मीटर, द्रव्यमान की मात्रक को किलोग्राम और समय की मात्रक को सेकंड लिया गया है। उस सिस्टम को हम एमकेएस सिस्टम कहेंगे। दूसरा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस बिल्कुल सेम, दूरी के मात्रक को सी से मतलब सेंटीमीटर,
द्रव्यमान के मात्रक को, जी से मतलब ग्राम, और समय के मात्रक को सेकंड। यानी आप एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हो जिसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड लिया है, उसको आप सीजीएस सिस्टम कह रहे हैं, सीजीएस पद्धति कह रहे हैं, सीजीएस प्रणाली कह रहे हैं। तीसरा एफपीएस, एफ दूरी के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। हालांकि आजकल इस पद्धति का यूज नहीं होता है, पहले इस पद्धति का यूज हुआ करता था, लेकिन आजकल कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आती है जिसको आपको एफपीएस सिस्टम में सॉल्व करना पड़े। ज्यादातर एमकेएस और सीजीएस का यूज रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के पहली वाली जो 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन तीनों ही क्वांटिटियों से हमने ये तीनों डेफिनेशन दी है। अब बात आती है चौथा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या है, ये एमकेएस का ही एक ब्रॉड रूप है। ये एमकेएस प्रणाली को व्यापक रूप से समझाया गया है। यानी एमकेएस के अलावा, भाई एमकेएस में तो केवल क्या चीज आ रही है, ये 3 चीजें एमकेएस में आ रही हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय। इन 3 के अलावा ये जो 4 बची हैं, अगर इनको और शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाएगी आपकी एसआई पद्धति। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं तो या तो ऐसा करिए, आप ऐसे दे सकते हो कि इसमें एमकेएस प्रणाली के अतिरिक्त, अब ये 3 तो हो चुकी, तो इसमें एमकेएस प्रणाली के अतिरिक्त विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल सम्मिलित किया गया है। या फिर आप चाहें तो सबको एक साथ बोल दीजिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल लिया गया है। तो इस तरह से आपकी जो प्रणालियां हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, आप किसी भी एक सिस्टम को फॉलो करिए। ऐसे नहीं है आपने उस फॉर्मूले में कुछ चीजें तो एमकेएस में ले ली, कुछ चीजें आपकी सीजीएस में चल रही हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि आप एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। आप एमकेएस में लेके चल रहे हैं तो एमकेएस को लेकर के चलिए, और अगर आप सीजीएस में लेकर के चल रहे हैं तो सीजीएस को लेकर के चलिए। इसके बाद मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गए और ये प्रणालियां हो गई। इसके अतिरिक्त ये जो हमारे 6-7 मूल मात्रक आए हैं, इनके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक और होते हैं, और या ऐसे कह लीजिए पूरक राशि होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उनके जो यूनिट होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। और वो यूनिट्स क्या है, अब उसकी बात करते हैं, जिनका काफी रोल है। पहला होता है कोण और दूसरा घनकोण। तो अगर पूरक राशि की बात की जाए, पूरक राशि, पूरक राशि में पहला पॉइंट कोण और दूसरा पॉइंट घनकोण, और इसका मात्रक की बात करेंगे तो वो मात्रक आपके पूरक मात्रक हो जाएंगे। तो पूरक मात्रक में कोण के मात्रक को आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कोण का जो यूनिट लिया जाता है वो रेडियन लिया जाता है, डिग्री नहीं लेती उसमें, और घनकोण का स्टेरेडियन। अब हम इन दोनों पूरक राशियों को थोड़ा सा समझ लें। कोण, देखिए कोण को आप 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते चले जाते हैं। जब भी कोई 2 लाइन ऐसी हैं जो आपस में समांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में एक कोण अंतरित होगा। या फिर आप इसको कोण को ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए आप कोण को ले रहे हैं कि आपने एक सर्किल ले लिया और ये सर्किल का सेंटर है O। अब सर्किमफ्रेंस पर, उसकी परिधि पर, वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे, और उन पॉइंटों को मिला दो सेंटर से, तो ये बन जाएगा आपका कोण। और मान लीजिए आपने इसको थीटा से डिनोट कर दिया। अब ये चीज क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, और ये क्या होती है, उसकी चाप। एस को आप बोलते हो चाप, आर्क, और ये हो गई रेडियस
तो आपने फॉर्मूला क्या हो गया कोण का, थीटा इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। लेकिन ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं, इसमें थीटा की वैल्यू जब भी आप लगाएं उसे रेडियन में लगाएं, कभी भी आप उसे डिग्री में न लगाएं। क्योंकि अगर आपने, मैंने काफी बड़े बड़े बच्चों को, 12th क्लास तक के बच्चों को इस गलती को करते हुए देखा है, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखें। जब भी ये फॉर्मूला आप यूज करें तो जो कोण आपको गिवन है उसको आप रेडियन में लगाएं। अब बात यह आएगी कि रेडियन डिग्री, वो आप जानते ही हो, रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आप अच्छी तरह से पहले समझ चुके होंगे। और उसके लिए अगर नहीं भी पता है तो केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसकी हेल्प से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी अगर मान लीजिए आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाना है कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करिए किसमें, रेडियन में, तो 180 डिग्री में तो पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में निकालेंगे तो पाई अपॉन 180, और 60 में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा पाई बाई 3। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोण वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कहीं भी, सपोज करिए कोई न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे दिया कि एक वृत्त ऐसा, और वृत्त की जो त्रिज्या है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और कोई वृत्त की जो आर्क है वो आर्क जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस आर्क को बताइए, उस चाप की माप निकालिए, उस चाप को कैलकुलेट करिए। अगर अब आप इसे सॉल्व करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री लगा देता है और चाप सॉल्व करके चाप निकाल देगा, रेडियस पूछेगा तो रेडियस निकाल देगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। पहले 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे इस वाले से रेडियन में, तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, यानी कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो 30 से इससे काट देना, 3 18, यानी ये आ जाएगा पाई बाई 6। तो थीटा की जगह पे आपका पाई बाई 6 इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या की जगह पे 10। आप अगर 10 सेंटीमीटर में लोगे तो चाप भी आपकी सेंटीमीटर में निकल करके आ जाएगी, तो ये इधर चला जाएगा, चाप इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 6, लेकिन आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। एक गलती मत कर देना दोबारा से, ये जो पाई आ रहा है इसकी वैल्यू दोबारा से 180 मत रख देना, क्योंकि ये तो डिग्री और रेडियन में आपस में कन्वर्ट करने वाला मैटर है। अगर पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ जाए तो पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 या फिर 3.14 यूज करेंगे यहां पर, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। चलिए खैर, ये तो आप न्यूमेरिकल के लिए इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक बात और कर ली जाती है कि भाई मैक्सिमम कोण क्या हो सकता है। कोण को तो हम समझ गए, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, लेकिन अब अधिकतम कोण क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम कोण का मतलब चाप की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। भाई ये चाप जो यही तो कोण बना रही है, तो चाप की मैक्सिमम वैल्यू तो पूरी परिधि आ जाएगी। और वृत्त की परिधि कितनी होती है सर, परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई r। इसका मतलब थीटा अगर आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो परिधि की जगह पर यह आ जाएगा 2 पाई r अपॉन r से r कट गया तो 2 पाई रेडियन। और अगर डिग्री में निकालना चाहते हो इसको, पाई की जगह पर 180 रखेंगे तो यह आ जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से कोण की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है घनकोण। कोण को तो देखो आप लोगों ने 6वीं क्लास से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 7-8 में, जैसे भी हायर क्लासेस में और 9th या 10th में, लेकिन घनकोण वाली जो बात है ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इसको थोड़ा सा सीरियस होकर के ध्यान से समझ लें। घनकोण अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसे आपने अभी अभी कोण को समझने के लिए लिया था सर्किल, लेकिन घनकोण को समझने के लिए हम लेंगे स्फीयर।
अब हालांकि मैं तो बना रहा हूं भाई इस पे 2 डायमेंशन, उस पे बना रहा हूं 3 डायमेंशन की फिगर को, तो आपको ये भी सर्किल जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये सर्किल नहीं है, ये एक गोला है, जैसे फुटबॉल, जैसे तरबूज, तो ये एक गोला है और ये गोले का हो गया सेंटर। अब उस गोले पर कोई एक एरिया लेंगे, गोले पर क्या लेंगे, कोई एक छोटा सा एरिया। मान लीजिए आपने उस गोले पर ये एक छोटा सा एरिया ले लिया और इस एरिया के पॉइंटों को हम मिलाते चले जाएंगे सेंटर से। तो ये जो शेप बनेगी सेंटर पे, ये इसको कहते हैं सॉलिड एंगल एंड डिनोटेड बाय ओमेगा, और छोटा है तो डी ओमेगा या फिर डेल्टा ओमेगा, ऐसे डेल्टा ओमेगा भी लिखा सकते हो या फिर डी ओमेगा भी लिख सकते हो अगर छोटा है तो। कुछ बुकों में ओमेगा का सिंबल इस तरह से भी यूज किया है, तो उसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमें समझना, मान लीजिए इसकी जो रेडियस थी वो आर थी और ये जो एरिया आपने लिया है ये डेल्टा ए है, तो यहां पर जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, घनकोण जो हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यहां पर डेल्टा ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेट रेडियन। लेकिन यहां एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एरिया हम लेते हैं एक्चुअली में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की जो डायरेक्शन दिखाई जाती है वो हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाई जाती है। सपोज करिए ये हमने कोई एरिया ले लिया, ये कोई एरिया ले लिया आपने, ये एरिया ले लिया, ये एक एरिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे करके परपेंडिकुलर होगी। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे करके परपेंडिकुलर होगी। तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब अगर प्लेन आपका सिंपल है तो उसमें तो परपेंडिकुलर दिख गई आपको, जैसे ये बोर्ड है आपका, अब बोर्ड ये एरिया तो इसकी डायरेक्शन ये दिख गई, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, जब कर्व्ड होगा एरिया, जैसे स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल शेप में हमेशा जो रेडियस होती है वो रेडियस होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी रेडियस की जो डायरेक्शन होगी वही एरिया की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप यहां से देखेंगे कि भाई इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो एरिया की डायरेक्शन डेल्टा ए की डायरेक्शन इधर ही होगी और इसी डायरेक्शन में होगी आपकी रेडियस की डायरेक्शन। यानी अगर आप उसको आर कैप मान के चले रेडियस की डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आर कैप होगा और उसी डायरेक्शन में एरिया होगा। लेकिन कभी कभी जब इरेगुलर शेप आप लेते हो, भाई ये तो स्फेरिकल शेप थी, अगर कभी आप इरेगुलर शेप लेते हैं, मान लीजिए कोई शेप आपने इस तरह की ली है कि उस पे जो ऐसे करके कोई शेप ले ली, अब आप किसी पॉइंट पर यहां पर एंगल की बात करना चाह रहे हैं, तो ये एक एरिया ले लिया आपने और यहां से जो डिस्टेंस मिला रहे हैं वो तो सीधी चली गई, लेकिन इस एरिया की जो डायरेक्शन आ रही है अब वो रेडियस की डायरेक्शन में न होकर के इससे अलग है, ये डेल्टा ए की डायरेक्शन है और ये आर कैप है, ये आर की डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में जब आप सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो आपको इस एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। मान लीजिए ये एरिया आर के साथ में एंगल बनाता है थीटा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा, और अगर आप उसको दिखाना चाहते हो तो ऐसे करके दिखा भी सकते हो, तो मान लो ये एरिया हो गया उसका। तो कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला इस केस में आ जाएगा, तो ये सॉलिड एंगल हो गया डेल्टा ओमेगा आपका, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर शेप रेगुलर है तो रेगुलर शेप है तो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर सिंपल है, लेकिन अगर शेप रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो आप एंगल देखोगे आर के और डेल्टा ए के बीच का और फिर आप उसका कंपोनेंट निकालेंगे, तब डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी आर और ए एक ही डायरेक्शन की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसका कंपोनेंट निकाल करके तब आप उसको पुट करें। चलिए साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि भाई डेल्टा ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब आप अगर डेल्टा ओमेगा की, हालांकि उसको ओमेगा कह सकते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ये जो डेल्टा ए एरिया लिया है, ये जो सॉलिड एंगल आप समझ में आ गया ना, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कभी जाते मार्केट में तरबूज खरीदने के लिए और तरबूज वाला उसमें से पता करने के लिए कि वो पका हुआ है कि नहीं निकाल करके देता है काट के, तो वो जो निकल करके आ रही है वो जो सॉलिड टाइप की शेप बन के आ रही है, कोन जैसी शेप बन रही है, जो आइसक्रीम होती है कोन जैसी जो शेप बन रही है वही सॉलिड एंगल है। तो अब
आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये एरिया लिया, जैसे कि हमने वहां पे परिधि ली थी, तो यहां पे ये एरिया लिया है। अब इस एरिया की पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी और इसे किस पे ले रहे हैं? स्फीयर पे। तो पूरे स्फीयर का एरिया आएगा तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस को स्मॉल आर लिया है तो 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया आपका 4 पाई, लेकिन यूनिट लिखोगे स्टेरेडियन। तो इस तरह से आपने मूल राशि समझी, मूल मात्रक समझे, पद्धति समझी, उसके साथ साथ पूरक राशि और पूरक मात्रक को समझा। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन से मात्रक होते हैं? वो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएं, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे पहला पॉइंट, मान लीजिए आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। तो क्षेत्रफल ले रहे हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ये आ गया साहब का मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है इसे मूल मात्रक नहीं कह सकती, बल्कि ये मूल मात्रकों से मिलकर के बना हुआ है। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर के बनते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। और भी निकाल लीजिए एक दो, आयतन, आयतन LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। मान लीजिए चाल की बात कर रहे हैं, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। मान लो त्वरण की बात कर रही हो, एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग परिवर्तन बटे समय, अब वेग का मात्रक भी वही होता है जो चाल का है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी कैसा यूनिट हो गया? डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। तो कुल मिलाकर के हम समझ सकते हैं ऐसे जितने भी मात्रक आए, क्योंकि अब मूल राशियों के अलावा जितने भी आने वो सब कैसे मात्रक होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक के एग्जांपल्स हैं।